हेलो गाइस, की हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और लगातार आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग पढ़ चुके थे पीएच स्केल। ठीक है ना। हाँ, मतलब 0 से 7 के बीच में रहेगा तो अम्ल होता है और 7 से 14 के बीच में होता है वो क्षारीय होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान जो होता है 1 होता है, तो क्या एसिड हो गया। उसी तरह से नल का जल ये क्षारीय होता है। टमाटर का रस जो कि खट्टा होता है तो इसका पीएच मान 5 होता है, समझो। उसी तरह से हमारा बेकिंग सोडा, इसका वैल्यू 14 होता है, तो यह जो है क्षारीय होता है। ये सब हमने समझ लिया था, ठीक है ना। आओ तो फिर समझते हैं। देखो, क्वेश्चन हमारा है कि ताज़े दूध के पीएच मान का जो मान है 6 है। ठीक है, पीएच मान कितना है? 6 है। यानी कि 0 से 7 के बीच क्या होता है? अम्लीय होता है। कह रहा दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या अंतर होगा, क्या परिवर्तन होगा, वही बताना है। देखो, दही जो कि खट्टा पदार्थ है, यानी कि हमारा उसका पीएच जो मान होगा 6 से क्या होगा? तो कम होगा, यानी 0 से 6 के बीच होगा। समझो कि ना समझो? तो दही खट्टा होता है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि इसका पीएच मान 6 से कम होगा, यानी कि 0 से हमारा 6 के बीच होगा दही का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक ग्वाला, ठीक, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा क्या बेकिंग सोडा मिलाता है। वो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है ये, समझो। हाँ, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ग्वाला जो है दूध दूहने वाला यादव जी, क्या कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं, खाने वाला सोडा। तो पहला हमारा है कि ताज़े दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बन जाता है? समझ रहे हो? मतलब बेकिंग सोडा जो है वो क्या है? क्षारीय है, यानी कि उसमें दूध में डाला जाएगा तो क्या करेगा? क्षारीय हो जाएगा। तो आ जाओ, तो क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो प्राकृतिक क्षारीय होता है, प्राकृतिक रूप से क्षारीय है, अतः इसे मिलाने पर दूध क्षारीय हो जाएगा, समझो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? ठीक है, दूध से दही बनने में आपने देखा होगा आपने कि रात में डाला जाता है, उसके बाद सुबह होता है, मतलब कि लगभग काफ़ी घंटा हो जाता है, वो ज़्यादा समय लग जाता है। तो ऐसा समय क्यों लगता है वो हमें आंसर बताना है, ठीक है। देखो, तो क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है मिलाने से दूध का पीएच मान जो है क्षारक की तरफ बढ़ने लगता है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसके पीएच को कम करने के लिए, ठीक है, इसको पीएच को कम होने में समय लगता है और दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है, समझो कि ना समझो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है? ठीक है, और छ ल नी, देखो छ ल नी, यानी कि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि इसका मतलब क्षार कहाँ से कहाँ होता है? तो 0 से हमारा 7 क्या होता है? एसिड होता है, यहाँ पे अम्ल होता है। और 7 से 14 क्या होता है? बोलो, क्षार होता है, ठीक, बेस होता है। तो इसका आंसर होगा कि हाँ 0, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड मेरे भाई, हाँ लिख लो, तो 7 से 14 के बीच होगा। तो इसका पीएच मान जो है 7 से 14 के बीच में होगा, समझो। आओ तो फिर हम लोग आगे देखते हैं अपन। फिर देखो इसमें क्या करना है, कह कि निम्न अभ्यास का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखना है तथा इसके बाद संतुलित भी करना है, ठीक है। संतुलित करना बहुत ही आसान है, हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र याद करना होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र याद करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्मूला याद होगा तभी हम लिख पाएंगे। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सूत्र H2SO4 हमने यहाँ पे लिखा चुका था पहले ही सबसे शुरू वाले वीडियो में। हाँ ये रहा, ठीक है, देख लो। आ जाओ फिर, ये रहा, ये सब कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। देखो, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, तो जिंक का जोड़िन होता है। ठीक है, और तो इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। देखो, तो हमारा जो है अम्ल जो रहेगा किसी के मतलब कि धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। ठीक, तो H2 क्या हो गया, बिछड़ गया, ये H2 यहाँ पे H2 होगा, H2 बिखड़ गया और साथ ही साथ ZnSO4 हो गया, यानी कि जिंक सल्फेट हो गया। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये रहा, प्लस जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा सो अलग। अब इसको संतुलित करना है। ठीक है, हाँ, तो देख लेते हैं। और H2 है यहाँ पे, Zn भी है, SO4 है। चलिए, इसका मतलब संतुलित है, दोनों तरफ इक्वल है, संतुलित कर दिया हमने। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl। मैग्नीशियम यानी Mg के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। और HCl प्लस Mg, तो MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन हो या फिर नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, ये सब क्या H2 होता है। ठीक है ना, हाँ, अकेला नहीं लिखा जाता ऐसे। तो देख लो फिर, HCl फिर Mg मैग्नीशियम, इसको अभिक्रिया करा लो तो MgCl2 और हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। संतुलित है। अच्छा, मैं पहले ही कर चुका हूँ संतुलित इसको। टू ठीक है, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देख लो कि सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराना है। तो ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और एल्यूमिनियम ये रहा, अभिक्रिया करा लो, फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। निकल गया, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, संतुलित कर लो। फिर यहाँ पे 3 लगाना, यहाँ पे 3 लिखना, यहाँ पे 2 लिख देना, हो गया संतुलित। समझो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक है, लोह यानी कि लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करा लो। फिर लोह मतलब आयरन, ठीक है, लोहा, तो ये रहा आयरन, HCl Fe, तो FeCl हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि फेरस क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा सो अलग। समझो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर दिक्कत नहीं है तो फिर देख लो आगे। आओ, अब हम लोग एक एक करके जितना भी सूत्र था हमारा ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, व्यंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, यूज कहाँ पे होता है, वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ देख लो फिर। तो समझते हैं फिर व्यंजक चूर्ण यानी कि कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड CaOCl2, मतलब कि ये कैसे बनता है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, देख लो। व्यंजक चूर्ण कैसे बनेगा भाई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिक्स करेंगे, से अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड बनेगा। ठीक है, और साथ में पानी निकलेगा सो अलग। समझो कि ना समझो। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, एग्जाम में पूछेगा भाई। ठीक है ना, हाँ, एक नंबर में पूछ सकता है, ऑप्शन दे सकता है। तो जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत
हाँ, तो विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या बनता है, तो कैल्शियम ऑक्सा क्लोराइड, ठीक है, विरंजक चूर्ण होता बन जाता है, फिर का निर्माण होता है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे है देख लो फिर। विरंजक चूर्ण का उपयोग तो रासायनिक उद्योगों में उपापचायक के रूप में होता है, वस्त्र उद्योग एवं कागज़ की फैक्ट्री में होता है, पीने वाला जल को जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, मुक्त करने के लिए, और रोगाणुनाशक के रूप में इसको उपयोग लिया जाता है। समझो कि ना समझो। और फिर देखो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है भाई, और यूज कहाँ पे होता है वो देख लो फिर, ठीक है ना। हाँ, तो सोडियम क्लोराइड साथ साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सबको मिक्स करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। और फिर देख लो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, जो कि इसका सूत्र हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसके निर्माण के लिए सोडियम क्लोरीन को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। कैसे बनता है भाई, तो NaCl H2O CO2 और अमोनियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड तो बनबे करेगा और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत देख लो फिर। हाँ, ये वाला यहाँ पे उतारना है। उसके बाद NaHCO3 बन गया और अमोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है ना। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है देख लो। बेकिंग सोडा का उपयोग उदासीन करने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग जो है, इसका यूज हम लोग खाना को पकाने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खास्ता, पकौड़ा, पावरोटी आदि बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो पुआ पकौड़ी फूल नहीं रहा है, ठीक है ना, आप लोग सुनेंगे अपने मम्मी से कि जाओ सोडा लेते आओ, बेकिंग सोडा लेते आओ, खाने वाला सोडा लेते आओ बाज़ार से, ठीक है। कि जो फूल नहीं होता ना, जब फूलता नहीं है तो डाल करके फुलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है देख लो फिर। जैसे ही NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में इसको गर्म करेंगे तो हमारा CO2 निकलेगा, ठीक है। CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा और साथ में Na2CO3 निकलेगा, ठीक। यानी कि जो फूला है उस फूला में जो हमारा गैस होता है ना, वो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, समझो। हाँ, तो के कारण खास्ता, पकौड़े आदि उठ या फूल जाता है, जिससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत। तो बेकिंग सोडा का यूज अधिकतर रसोई घर में पुआ पकौड़ी बनाने के लिए, पावरोटी को फुलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो कि फूलता है और उसमें गैस जो होता है वो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पूछ देगा एग्जाम में कि बताओ, जो भी बेकिंग सोडा का यूज हम लोग करते हैं तो जो भी गैस बनता है ना फूलने पर, उसमें रोटी में या फिर पुआ पकौड़ी में, वो कौन सा गैस होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, समझो।